हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 33। ओके। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया है। और आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल 13 जो है वो नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ यानी लॉ को डिफ़ाइन करता है कि लॉ क्या नहीं होगा। ठीक है। और 14 से लेकर 30 तक जो फंडामेंटल राइट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आप देखिए 30 के बाद आता है 31A, 31B, 31C और ये तीनों ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शन है। ओके। मैं इनको 35 के बाद पढ़ाऊँगा बिकॉज उनकी लैंग्वेज थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। और आर्टिकल 32 जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इनफैक्ट अगर आप पार्ट 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्ट 3 में कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आर्टिकल 32 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। बिकॉज आर्टिकल 32 ही है जो सारे फंडामेंटल राइट्स को 14 से लेके 30 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 से मिलता है। यानी कि स्टेट के अगेंस्ट जो भी आर्टिकल 14 से 30 तक फंडामेंटल राइट हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए किसी भी सिटीजन को आर्टिकल 32 ही यूज करना पड़ता है। ओके। तो आर्टिकल 32 में चूँकि मुझे रिट पावर्स पढ़ाने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, तो थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल होता और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं उसको भी आर्टिकल 35 के बाद पढ़ाऊँगा। और आप देखिए आर्टिकल 33, 34 और 35 जो हैं ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आर्टिकल 32 की प्रोटेक्शन नहीं मिली है, यानी कि फंडामेंटल राइट में ये एक तरह के एक्सेप्शंस हैं। ओके। पहले हम आर्टिकल 33, 34, 35 को देख लेते हैं, उसके बाद हम 32 देखेंगे एंड देन फिर 31A, 31B, 31C। अगर मैं आर्टिकल 33 की बात करूं तो ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू सर्टेन प्रोफेशन। यानी आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर या अधिकार देता है कि इंडिया में सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशंस के मामलों में वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। यानी पार्लियामेंट बाय लॉ, ओके, पार्लियामेंट लॉ बना के सर्टेन प्रोफेशंस में फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस कर सकता है या फिर उन्हें डिसमिस कर सकता है या ऑल टुगेदर फंडामेंटल राइट्स को, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको टेक अवे कर सकता है अगर उस प्रोफेशन की वो रिक्वायरमेंट है तो। यानी कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशन, उन प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं वो कितने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करेंगे ये पार्लियामेंट तय कर सकती है। अगर हम आर्टिकल 33 की लैंग्वेज को देखें तो ये कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट सेल इन देयर एप्लीकेशन टू, अब लास्ट लाइन पे आ जाइए, बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग देम। यानी कि इस आर्टिकल में सब क्लॉज ए से सब क्लॉज डी तक वो कुछ प्रोफेशंस मेंशनड हैं। ओके। उन प्रोफेशंस में जो लोग काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो पार्ट 3 में मेंशनड है पार्लियामेंट लॉ बना के ये डिटरमाइन कर सकती है कि किस हद तक या किस एक्सटेंट तक उनको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे या रिस्ट्रिक्ट होंगे। ओके। और पार्लियामेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि ये प्रोफेशन के जो भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फुलफ़िल कर सकें। ठीक है। इन प्रोफेशंस में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इन प्रोफेशन की जो सोसाइटी को लेके ऑब्लिगेशंस हैं या स्टेट को लेके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो प्रॉपरली और डिसिप्लिन तरीके से फंक्शन कर सके। इसीलिए पार्लियामेंट बाय लॉ इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है। ओके, छीन सकती है। अब सब क्लॉज ए देखते हैं कि सब क्लॉज ए से सब क्लॉज डी में वो सारे प्रोफेशंस मेंशनड है। पहला है दी मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्म्ड फोर्सेस के जो भी पर्सनल्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है। अब आर्म्ड फोर्सेस में देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है आर्मी, ओके,
नेवी, एयर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्स पर्सनल की अदर डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF दैट इज़ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, SSB सशस्त्र सीमा बल। तो ये वो आर्म्ड फोर्स के ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो पर्सनल्स होते हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ओके। कुछ फंडामेंटल राइट्स इन्हें नहीं मिलती हैं या ये इंजॉय नहीं करते हैं। अगर मैं सब क्लॉज बी को देखूं, द मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि उन फोर्सेस के मेंबर्स जिनकी ड्यूटीज़ या जिनकी जिम्मेदारी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस फोर्स, मतलब जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनकी बात कर रहा है। सब क्लॉज सी कह रहा है कि पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय स्टेट फॉर पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, यानी स्टेट ने जो भी मतलब स्टेट द्वारा बनाई गई वो संस्थाएं, ओके, जो इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस का काम करती हैं, ओके, उन संस्थाओं में जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनकी कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस। देखिए मैं इनका फ़र्क बताता हूँ। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एनिमी के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करता है ताकि वो एक प्लान या एक अपना प्लान या अपने एक्शन को प्लान कर सकें, ओके। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एनिमी स्टेट या जो भी उसका एनिमी है, ठीक है, एनिमी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपना एक्शन या अपना प्लान डिसाइड करते हैं तो इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस जो होता है ये एक तरह का प्रोटेक्शन मेजर है। फॉर एग्जांपल जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है अगर वो फायरवॉल या किसी भी तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड या जो भी वो शील्ड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एनिमी स्टेट या एनिमी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर ना कर सके, तो अपने इन्फॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए जो इंटेलिजेंस डिप्लॉय की जाती है उसको काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। सब क्लॉज डी कहता है पर्सन एम्प्लॉयड और इन कनेक्शन विद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर। अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सब क्लॉज सी का। जैसे इंडिया में देर आर मेनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपका IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपका NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ओके, आपका रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, DIA है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये वो संस्थाएं हैं और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटेलिजेंस गैदर करने पे काम करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स टेक अवे होते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स कौन से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हम उनको एग्जाम्पल से भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं सब क्लॉज डी की बात करूं तो कहता है पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद टेली कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ एनी फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लॉज A to C, यानी कि क्लॉज A से क्लॉज C तक जिन ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स की बात हुई है उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारे लोग जो इनके लिए टेली कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन चैनल यानी जो कम्युनिकेशन लाइंस को हैंडल करते हैं, ठीक है, इनके कॉल रिकॉर्ड्स को और इनके कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनके भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस प्रोफेशन, ये जो सर्टेन प्रोफेशंस हैं इसमें जो भी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड क्यों हैं, ओके। तो उसका कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, ओके, वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभा सकें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इवन इसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ओके, इसमें आप ये कह सकते हैं कि देर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, ओके, जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है। सो आप ऐसे समझें कि इन लोगों के राइट्स इसलिए रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं ताकि क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में ये लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ जिस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर होती है वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है फॉर सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्टली फॉर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो चूँकि वो बहुत सेंसिटिव मामलों से डील करते हैं, इसीलिए इनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, या आर्म्ड फोर्सेस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो उनको आर्टिकल 14 की प्रोटेक्शन नहीं, यानी वो आर्टिकल 14 उनको नहीं मिला है, ठीक है। बिकॉज आपको मैंने बताया था आर्टिकल 14 पढ़ाते समय कि जो कोर्ट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, या जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, सो जो मिलिट्री कोर्ट ट्राइब्यूनल्स या मिलिट्री कोर्ट होते हैं, ये आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में आते हैं, ओके। यानी कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई पर्सनल है, अगर उसके ऊपर कोई क्राइम चार्ज या कोई इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी चार्ज हुई है, तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री कोर्ट के अपने पनिशमेंट होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर नहीं होती है, ओके। बिकॉज जैसे मान लीजिए अगर मैं मिलिट्री कोर्ट के थोड़े ऑपरेशंस आपको बताऊं एग्जांपल के थ्रू, तो अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री में हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर है, कोई ऐसा ऑफिसर जिसने वॉर में बहुत वेलर किया हो, या जिनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स मेडल हों वेलर के, जब उस व्यक्ति पे कोई चार्ज इन्फ्लिक्ट होता है, मतलब उस पर कोई आरोप लगाई जाती है, तो उस व्यक्ति के ट्रायल के दौरान उस व्यक्ति के डेकोरेशन को ध्यान में रखी जाती है। यानी मतलब कई बार तो ऐसा व्यक्ति पे जल्दी कोर्ट ट्रायल्स मिलिट्री के अंदर होते नहीं हैं, और होते भी हैं तो उनको बहुत तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है, ओके। तो मिलिट्री कोर्ट्स अपना एक अलग तरह से काम करती हैं, उनके अपने मैनुअल्स हैं, ओके। और इन मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजंस को चैलेंज नहीं की जा सकते सिविल कोर्ट में, ओके। सो सिविल कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम द मैटर्स और जजमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि आर्टिकल 14 जो है, इनको आर्टिकल 14 एक्सेप्शन है, ठीक है, इनको प्रोवाइडेड नहीं होती है। और दूसरी अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये भी इनको प्रोवाइडेड नहीं होती है, बिकॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन, ओके, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास हैं, ओबीसीज, इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है, इस क्लॉज के तहत। लेकिन अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देखें तो वहाँ कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। तो डिफेंस में जो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, ऑफिसर कैडर पे, वो प्योरली आपका मेरिट बेस पे होती है, ठीक है, आपके मेरिट, आपके कैपेबिलिटीज़ पे होती हैं, ठीक है। बिकॉज रिजर्वेशन देते समय इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि वाइल स्टेट गिव रिजर्वेशन टू दिस कैटेगरी, स्टेट मस्ट इंश्योर दैट द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। तो देश के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा मतलब प्रोफेशन है जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और आर्टिकल 16 जो था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज है, जो कि ये इंटाइटलमेंट देता है रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, वो भी इंटाइटेड नहीं होता आर्म फोर्सेस में, वहाँ भी रिजर्वेशन टाइमली और आपका मेरिट बेस होता है, ठीक है, अचीवमेंट से बेस होता है। साथ ही साथ अगर मैं अदर आर्टिकल्स की बात करूं तो ये जो भी पर्सनल्स हैं, ठीक है, ये जो भी प्रोफेशंस के लोग हैं, ये आर्टिकल 19(1)(a) इनको इंटाइटल्ड नहीं, इनको नहीं मिलती है। बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो भी इन डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं इस प्रोफेशन में, उनको फ्रीडम, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, ओके, बिकॉज दे आर डीलिंग विद सेंसिटिव मैटर्स, ओके। उनके अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दी जाए तो दैट मे कॉज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी टू इंडिया, मतलब इंडिया के सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंच सकती है, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड होता है।
इनकी आर्टिकल 19(1)(c) जो कि कहता है कि भारत में हर सिटीजन को ये फ्रीडम है कि वो एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं फॉर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पज। तो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इनको आर्टिकल 19(1)(c) नहीं गिवन है, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल पर्पज और फॉर एनी प्रोटेस्ट पर्पज। ओके, सो आर्टिकल 14 इनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, 16 क्लॉज 4, 19(1)(a), 19(1)(c), ठीक है। एंड ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, और इनके अलावा अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ और फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो कर सकती हैं। ओके, वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट ही कम्प्लीटली टेक अवे कर सकती हैं या उनमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 33। ओके, so thank you so much.